हेलो दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे मालती जोशी जी द्वारा लिखित एक कहानी, मन न भय 10-20। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। पापा, कार्तिक जी आए हैं, मैंने हाँफते हुए कहा। पापा ने उपन्यास से थोड़ा सा सिर उठाया और कहा, तो आने देना, तू इतनी बदहवास क्यों हुई जा रही है? पापा, वे दीदी को पूछ रहे हैं, तो बता देना कि घर पर नहीं है, रिहर्सल पर गई है। उन्होंने इत्मीनान से कहा। सच, पापा तो कभी कभी, पर मुझे भुनभुनाने का भी अवसर नहीं मिला। कार्तिक भीतर आ गए थे। मे आई कम इन? उन्होंने दरवाजे पर खड़े होकर कहा। पापा जी, आई थिंक यू डोंट माइंड माई कमिंग इन। मैंने सोचा, अब मुझे इस घर में ड्राइंग रूम से थोड़ा आगे भी प्रवेश मिल जाना चाहिए। क्यों नहीं, क्यों नहीं बेटे, अब तो यह तुम्हारा अपना ही घर है, पापा ने अभ्यर्थना में उठते हुए कहा। पर उनकी आंखों में स्वागत का भाव जरा भी न था। शायद पुस्तक अध बीच में छूट जाने का दुख था। कार्तिक के लिए कुर्सी सरकाते हुए बोले, शिखा बेटे, अपने जीजा जी के लिए कुछ चाय वाय का इंतजाम करो। मैं जैसे जान छुड़ाकर भागी, सीधे किचन में आकर ही दम लिया। लेकिन फिर लगा कि कुछ देर रुकना चाहिए था वहां। पापा का कुछ ठीक नहीं है, कभी कभी वे बहुत सच बोल जाते हैं। दीदी पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। इतना मना किया था कि आज रविवार है, कहीं मत जाइए। पर यहाँ माँ शॉपिंग के लिए बाहर निकली, ये भी घर से भाग निकली। जानती जो है कि कुछ हो जाए तो संभालने के लिए शिखा है ही। राम राम करके कॉलेज का सिल्वर जुबली फंक्शन समाप्त हुआ था। उसमें दीदी की बिरहनी राधा खूब हिट हुई थी। उनके ससुराल वालों ने भी उनके नृत्य कौशल की सराहना की थी। पर बस उसके बाद माँ को धीरे से समझा दिया था कि अब वह किसी समारोह में भाग नहीं लेगी। एक ही शहर का मामला था, इसलिए बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है। दीदी इतना भुनभुनाती, उनसे कहिएगा आपके घर पहुंच जाऊं तब 7 तालों में बंद करके रखे। पर अभी से इतनी बंदिश क्यों? और बंदिश क्या यही एक थी? सगाई के बाद जैसे प्रतिबंधों का तांता लग गया था। पहनने ओढ़ने तक की आजादी नहीं रह गई थी। दीदी सचमुच कभी कभी इतना घबरा जाती, कहती, कहाँ के घामर लोग पल्ले पड़ गए हैं। क्या दुनिया में मेरे लिए यही एक घर रह गया था? माँ तब बड़े प्यार से समझाती, मन छोटा क्यों करती है पगली? तुझे कौन उनके साथ जिंदगी भर रहना है? थोड़े दिनों की तो बात है। तू तो अपने दूल्हे को देख, 7 जन्मों तक तपस्या करने के बाद ऐसा वर मिलता है। माँ के मुंह से तपस्या की बात बड़ी अजीब सी लगती थी, पर वे झूठ नहीं कहती थी। लड़का उन्होंने लाखों में एक ढूंढा था। लंबा ऊंचा कद, सुगठित देह यष्टि, दमकता गेहुआ रंग, तीखे नाक नक्श। एमकॉम फर्स्ट क्लास थे, स्टेट बैंक में ग्रेड 2 ऑफिसर थे। शहर में अपना मकान था, पिता रिटायर्ड सेल्स टैक्स कमिश्नर थे। इसलिए उनकी बातचीत में रख रखाव में एक अभिजात्य था। और आईएएस में सिलेक्ट हो जाने के बाद तो उनका पूरा व्यक्तित्व ही गरिमामय हो उठा था। जिस दिन दीदी का रिश्ता लेकर पहुंचे थे ये लोग, उसी दिन कंपटीशन की लिस्ट निकली थी। बस उन लोगों ने इसे दीदी का ही शुभ शगुन मान लिया और बात बड़ी आसानी से पक्की हो गई। ऐतराज करने का प्रश्न ही नहीं था। दीदी को बहू बनाने में किसी भी परिवार को गर्व का ही अनुभव होता। अपने कॉलेज की ब्यूटी क्वीन समझी जाती थी। दीदी नृत्य में प्रवीण तो थी ही, इंग्लिश में एमए भी कर रही थी। मांग जरूर उन लोगों की कुछ ज्यादा लग रही थी, पर माँ कहती, अच्छे लड़के सड़क पर पड़े नहीं मिल जाते, खर्च तो करना ही पड़ता है। इतना रूप गुण लेकर आई है वह, तो क्या किसी बाबू या मास्टर के घर में जाएगी? हीरा सोने में जरा हो तभी अच्छा लगता है। लेकिन माँ का हीरा अक्सर उन सुनहरे बंधनों से
कसमसा उठता था। तब मुझे बहुत आश्चर्य होता था। सोचती थी, दीदी एकदम पागल है। ऐसे पति के लिए मैं तो जीवन भर का कारावास स्वीकार कर लूं। चाय लेकर बाहर गई, तब कार्तिक पापा से कह रहे थे, तो पापा जी, अब यह जिम्मेदारी आपकी रही। शहर में हमारे रिश्तेदार भरे पड़े हैं। अगर वे कहीं जाती भी है तो शिखा को या भाई को साथ में लिया करे। यूं अकेले आना जाना ठीक नहीं लगता। देखो बेटा, पापा ने अपना कप उठाते हुए शांत स्वर में कहा, इस घर में किसी के कहीं आने जाने पर प्रतिबंध नहीं है। कम से कम मेरा तो नहीं है। यह क्या कह रहे हैं आप? आप इस घर के बड़े हैं। हाँ, बड़ा तो हूँ, पापा ने निर्लिप्त भाव से कहा। पर इस घर की रीति यही है। तुम्हारे घर जाएगी रेखा तो तुम अपने सोच में ढाल लेना। इतना गुस्सा आया पापा पर। कार्तिक के जाते ही बरस पड़ी मैं। आखिर उनके सामने यह सब कहने की क्या जरूरत थी। पापा उसी शांत स्वर में बोले, क्या क्या छिपाएंगे बेटा, और कब तक छिपाएंगे? आखिर एक दिन उन्हें सब जान ही लेना है। और उन्होंने साइड टेबल पर रखा उपन्यास फिर से उठा लिया और दूसरे ही क्षण उसमें डूब गए। हताश हो अपनी मेज पर आकर बैठ गई मैं। फ्रांस की राजक्रांति मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। वे ऊट पटांग नाम वैसे ही दिमाग में धंसते नहीं। हेनरी लोगो और लुई लोगो पर तो इतना गुस्सा आता है। क्या इनके माता पिता को नए नाम ही नहीं सूझते थे? मुझसे पूछते तो 100 बता देती। पर अब तो इन लोगों की कृपा से यूरोपियन हिस्ट्री एक भूल भुलैया बन गई है। पढ़ते पढ़ते दिमाग परेशान हो जाता है। इस पर घर का माहौल ऐसा रहता है कि बस मुश्किल से 2 पेज पढ़ पाई थी कि आंधी की तरह भाई कमरे में घुस आए। ए शिखा, 3-4 गिलास शरबत तो बना झटपट। मैं मुंह बाए उन्हें देखने लगी तो एकदम फट पड़े। क्यों? थोबरा क्यों लटक गया तुम्हारा? घर में शरबत नहीं है या गिलास गायब है? बना तो रही हूं बाबा, आप तो बस एकदम सिर पर सवार हो जाते हैं। पैर पटकती हुई किचन में चली गई। इन लोगों के रहते फर्स्ट क्लास तो क्या आएगी, पास भी हो जाऊं तो बहुत है। ट्रे में गिलास लगाकर नाश्ते की प्लेट भी रख दी थी मैंने। भाई अंदर आए तो चकित रह गए। इतना शाही सरंजाम, ये मेरे लिए तो हो नहीं सकता। कौन आया था? कार्तिक आए थे, मैंने सहमते हुए कहा। उनके लिए तो पलक झपकते ही सारा सामान तैयार हो जाता है, और मेरे दोस्तों के लिए 2 गिलास शरबत बनाते हुए भी लोगों की जान निकल जाती है। रखे रहो, हम गन्ने का रस पी लेंगे, उसी लायक तो है हम। और वे सचमुच बाहर चले गए। हक्की बक्की सी मैं ट्रे की तरफ देखती रह गई। अब ये इतना सारा शरबत फ्रीज में रख दूं और माँ आकर देख ले तो घंटों चीखती रहेंगी। मैं तो खून पसीना एक करके कमा रही हूँ, तुम लोग इसी तरह मुझे तबाह करते रहो। पर उठाकर नाली में फेंक देने का भी तो मन नहीं होता। पापा, शरबत लेंगे? शरबत? अभी तो चाय ली थी बेटे, अब शरबत ले लीजिए। ले आओ। पापा की आदत इतनी अच्छी है, कभी जिरह नहीं करते। चुपचाप पूरा गिलास गटक गए। एक मैंने पी लिया, शेष दिल करा करके नाली में उलट दिया। वैसे मुझे इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। भाई को जरा सा उलाहना भर दे देती, एक ही सांस में सारे गिलास खाली कर जाते। अजीब से होते जा रहे हैं भाई आजकल। कब किस बात का बुरा मान जाए, कब किस बात पर तूफान मचा देंगे, पता ही नहीं चलता। माँ तो अक्सर बाहर रहती है, दीदी कभी सामने पड़ती नहीं। बस मैं ही हाथ आती हूँ तो मुझी पर जब तब बरसते रहते हैं। यही भाई कभी कभी इतने निरीह से लगते हैं कि प्यार आने लगता है। जीवन में इतनी असफलताओं का मुंह देखा है उन्होंने, और उसके लिए माँ के इतने व्यंग बाण झेले हैं
कि कभी कभी डर सा लगने लगता है कि कुछ कर न बैठे। शिखा, माँ की तीखी आवाज सुनाई दी तो मैंने खिड़की का पर्दा हटाकर देखा। वे सड़क पर खड़ी टैक्सी का बिल चुका रही है। बाहर आकर देखा एक बड़ा सा खोखा उनके पैरों के पास पड़ा है। इसे हाथ लगवा तो जरा, खूब भारी हो गया है। मरे टैक्सी वाले, इतने उदंड हो गए हैं आजकल। तांगे वाला होता तो सीधे अंदर आकर रखवा देता, उन्होंने हाँफते हुए कहा। बक्सा सचमुच भारी था। फाटक से सीढ़ियों तक आते आते दम फूल गया। रेखा कहाँ है? उसे बुलवा ले जरा। दीदी घर में नहीं है। कहाँ चली गई है? उसे इतनी बार मना किया है इतवार को घर पर रहा करे। बेवकूफ है बिल्कुल। मैं चुप ही बनी रही। कहीं माँ को पता चला कि कार्तिक आकर लौट गए हैं तो यहाँ सड़क पर ही शुरू हो जाएगी। वे राजकुमार भी घर में नहीं होंगे। तुम्हारे पिताश्री तो हैं, उन्हीं को बुला लो। मैं पापा को बुला लाई। हम दोनों ने बड़ी मुश्किल से वह खोखा उठाकर भीतर रखा। माँ तब तक पंखे के नीचे बैठकर पसीना सुखाती रही। चाय पीते हुए माँ ने फिर पूछा, रेखा कहाँ है? मैंने बात बदलते हुए कहा, इतना सारा क्या लाई है? दिखाइए तो। डिनर सेट है स्टील का, जिंदगी भर को फुर्सत हो जाएगी। चीनी वाले में तो बड़ा रिस्क रहता है। एक पीस टूटा कि सेट बर्बाद हो गया। माँ अपने प्रिय विषय पर आ जाए तो बोलती ही रहती है। बड़े उत्साह से उन्होंने सारी पैकिंग खोली और एक एक चीज मेज पर सजाने लगी। सेट सचमुच जोरदार था। 12 लोगों के लिए था। माँ का हर काम रॉयल ही होता है। एक एक प्लेट उठाकर मैं देखने लगी। सब पर कलात्मक अक्षरों में रूपरेखा कार्तिक कुमार अंकित था। आप तो नाम भी लिखवा लाई, मैंने कहा। ठीक रहता है, उन्होंने रहस्य भरे अंदाज में कहा। वह एक फुलझड़ी बैठी हुई है ना घर में, क्या पता कल को सबका सब उठाकर उसे दे दे। उन लोगों को दर्द थोड़े ही आएगा, पर अपनी तो खून पसीने की कमाई है। रेखा आ जाती, उसे दिखा देते तो पैक हो जाता। तुम्हारे पिताश्री देखना चाहे तो बुला लो। वे तो साधु महाराज हैं, इन चीजों में उन्हें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। पर मुझे तो इसी दुनिया में रहना है ना। पर छोकरी गई कहाँ? वह आजकल भरतनाट्यम सीख रही है, आखिर मैंने कहीं डाला। हफ्ते में 3 दिन जाना पड़ता है। भरतनाट्यम कब से सीख रही है? कौन सिखा रहा है? किससे पूछकर सीख रही है? माँ तो एकदम बरस पड़ी। परेशानी की बात नहीं है माँ। पद्मनाभ की बहन 2-3 महीने के लिए आई हुई है, तो दीदी अपना पुराना शौक पूरा कर रही है। वहां कोई फीस थोड़े ही देनी पड़ती है। मैंने समझाने का प्रयास किया तो उसका उल्टा ही असर हुआ। वे और भी नाराज हो गई। फीस न देनी पड़े तो माँ से पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, पैसे कमाने की मशीन जो हूं मैं, मुझसे और कोई रिश्ता थोड़े ही है तुम लोगों का। और ये सज्जन घर में बैठे बैठे इतना भी नहीं देख सकते लड़की कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है? भरतनाट्यम सीखेगी। और माँ उसके बाद जो शुरू हुई तो घंटे भर तक बंदी नहीं हुई। यह करीब करीब हर छुट्टी का एक कार्यक्रम सा हो गया है। कोई न कोई बात ऐसी ही हो जाती है कि माँ को बरसने का मौका मिल जाता है। भाई उस बमबारी से बचते रहते हैं। पापा अनसुनी करके अपने धैर्य की बाजी या पुस्तकों में खो जाते हैं। लड़कियां बेचारी कहाँ जाए? चुपचाप सुबकते हुए घर का काम करती रहती हैं या पढ़ाई की मेज पर सिर डालकर आंसू बहा लेती हैं। अगर माँ पहले वाली माँ होती तो मैं उनके गले में दोनों बाहें डालकर कहती, इतना नाराज क्यों होती है माँ? दीदी को अब यहाँ रहना ही कितने दिन है, उन्हें थोड़ी मनमानी कर लेने दीजिए ना। फिर तो 4 दीवारी में बंद होना ही है। पर माँ आजकल इतनी अजनबी सी लगती हैं, उनसे तो बल्कि पापा ज्यादा अपने लगते हैं। खासकर उस दिन तो पापा बहुत ही अपने लगे थे, जिस दिन माँ पहली बार नौकरी पर गई थी।
सुबह स्कूल के लिए चलते समय माँ ने सारी बातें ठीक से समझा दी थी। चाबी सामने वाले कपूर आंटी के यहाँ मिलेगी, खाना अलमारी में ढका मिलेगा, स्टोव कोई नहीं जलाएगा, रेखा खाना लगाएगी, शिखा प्लेट उठाएगी, विनय सबके यूनिफॉर्म तह कर रखेगा। छोटी छोटी हिदायतें थी, पर हमारे छोटे से मस्तिष्क पर जैसे बोझ बन गई थी। स्कूल से लौटते हुए पैर मन मन भर के हो रहे थे। सबसे बड़ा भाई कुल जवान 9 साल के थे, पर एक अनाम सी जिम्मेदारी के कल्पना ने उन्हें भी गंभीर बना दिया था। तुम लोग भीतर चलो, मैं चाबी लेकर आता हूँ। घर के पास आते ही उन्होंने कहा। बगिया का छोटा सा लकड़ी का फाटक ठेलकर भारी मन से हमने भीतर प्रवेश किया। बुझे बुझे मन से दरवाजे की ओर देखा तो खुशी के मारे मेरी चीख निकल गई। सामने पापा मुस्कुराते हुए खड़े थे। फिर तो सारा काम पलक झपकते हो गया। पापा ने स्टोव जलाकर खाना गर्म किया, मैंने प्लेटें लगाई, दीदी ने खाना परोसा, भाई ग्लासों में पानी भर कर लाए। खाना गर्म करने के बाद पापा ने अपने लिए चाय बना ली और हम लोग के साथ बैठकर पीते रहे। सुने घर में लौटने की कल्पना से जो मन पर बोझ बनी हुई थी एकदम छू मंतर हो गई। शाम को थकी हारी माँ लौटी। घर से बाहर पहला दिन उन्हें भी भारी लगा था। हम लोगों के लिए ढेर सी टॉफी लेकर आई थी वो। उन्हें जबरदस्ती हमारे जेबों में ठूस कर हमें अपने से चिपटा कर दिन भर की हाल चाल पूछती रही। खुशी के आवेग में दीदी ने पापा की भी बात कह दी। छुपाने लायक उसमें कुछ था ही नहीं। माँ की चेहरे की मुस्कुराहट एकदम गायब हो गई। चेहरा एकदम तन गया। हम लोग सहम कर उनसे दूर हो गए। डर भी लगा, लेकिन शाम को खेलने चले गए तो सब कुछ भूल गए। काश माँ भी सब कुछ भूल जाती, पर वह सारा काम करते हुए दरवाजे की ओर कान लगाए रही। तनी हुई मुद्रा में पापा की प्रतीक्षा करती रही। आज दोपहर में घर आए थे। आते ही माँ ने जवाब तलब किया, हाँ। क्यों? अपने घर आना कोई गुनाह है क्या? लेकिन मुझे तो आप गुनाहगार बना रहे हैं। तुमसे कुछ कहा है मैंने? कहा तो नहीं, पर इतनी दूर से घर आने का एहसान क्यों? मैंने किसी पर कोई एहसान नहीं किया। अपने बच्चों के लिए आया था, रोज आऊंगा। पापा ने कुछ दृढ़ स्वर में कहा और मुंह हाथ धोने निकल गए। बच्चे बच्चे बच्चे, माँ जैसे पागल हुई जा रही थी। जब देखो बच्चों की बात उठाएंगे। क्या मुझे कोई ममता नहीं है, चिंता नहीं है? और बच्चे क्या इन्हीं के अनोखे हुए हैं? आज शहर की 90% औरतें नौकरी करती हैं, गोद के बच्चों तक को छोड़कर जाती हैं। उनके यहाँ कोई तूफान नहीं होता। मेरे बच्चे तो फिर भी बड़े हैं, पर इन्हें आत्मनिर्भर होने का मौका तो कोई दे। अगर लोग बाग इसी तरह दुश्मनी निकालते रहें तो ये बौने के बौने रह जाएंगे। माँ पता नहीं कितनी देर तक बरबराती रही। पापा बाथरूम से निकलकर कमरे में चले गए और हम तीनों रजाई में दुबक कर खाने के बुलावे की प्रतीक्षा करते रहे। यह पहला मौका तो नहीं था, पर हर बार मुंह का स्वाद उतना ही कसैला हो जाता था। कितने दिनों से घर में यही नाटक चल रहा था। विनोद कंस्ट्रक्शन में पापा की अच्छी भली नौकरी थी, गुजारे लायक मिल ही जाता था, पर माँ को संतोष नहीं था। सोचती थी कंपनी वाले पापा की प्रतिभा का फायदा तो उठा रहे हैं, पर ठीक से मुआवजा नहीं दे रहे। माँ की जिद के कारण पापा को आखिर नौकरी छोड़नी पड़ी। अब 2 साल से पापा सदर में दफ्तर खोलकर बैठे हुए हैं। पापा के पास प्रतिभा थी, अनुभव था, हिसाब किताब की क्षमता थी, पर प्राइवेट बिजनेस में इतने में ही नहीं चलता। 4 लोगों से मेल मुलाकात चाहिए, गट्स चाहिए, डेयरिंग चाहिए और चाहिए पूंजी। कम से कम इतनी पूंजी तो हो कि घाटा उठाने की हिम्मत बंधे। पापा यही मात खा गए थे और घर में असंतोष की पहली चिंगारी तभी फूटी थी। तब तो यह सब जानने की उम्र नहीं थी। तब तो यही समझी थी कि पापा की नौकरी चली गई है, इसलिए माँ को नौकरी करनी पड़ रही है। पास पड़ोस में भी यही सुन पड़ता था। दूसरे दिन भी
पापा ने ही दरवाजा खोला था, पर पहले दिन की खुशी आज आधी रह गई थी। भाई ने धीरे से कहा भी, पापा अब तो हम लोग बड़े हो गए हैं, अपने आप खा लेंगे, आप इतनी दूर मत आया करिए। ना बेटे, स्कूल से लौटकर अपने आप खाना खाने में कितना दुख होता है, इसे मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मेरी तो खैर मजबूरी थी, पिता का साया सिर पर नहीं था, पर तुम्हें यह दुख क्यों दूं? बचपन की बात करते करते पापा का स्वर अक्सर भीग जाया करता था। बहुत कम जानते थे हम, बस यदा कदा मूड आता तो कुछ बता देते थे। उन कभी कभार सुनी हुई बातों से मन में एक खाका बना लिया था हम लोगों ने। उसमें पापा थे, एक बुआ थी और एक दादी माँ थी। पापा के बाबूजी तो उन्हें 2 साल का छोड़कर ही चले गए थे। दोनों बच्चों को लेकर दादी माँ अपने भाई के पास चली गई थी। वहीं उन्होंने 8वीं की परीक्षा दी, ट्रेनिंग ली और फिर दोनों बच्चों को लेकर नौकरी के लिए निकल पड़ी थी। दादी माँ को मैंने नहीं देखा, भाई के जन्म के कुछ दिन बाद चली गई थी। बुआ तो शायद बहुत पहले बचपन में ही चल बसी थी। पापा के स्नेहहीन बचपन की एकमात्र साथी थी उनकी जिज्जी। कैसा लगा होगा उनकी मृत्यु पर। पापा बहुत कम बोलते अपनी जिज्जी के विषय में, शायद उन्हें उतना कुछ याद भी न रहा हो। बहुत बरसों बाद पापा ने अपनी बहन की करुण अंत कथा सिर्फ मुझे सुनाई थी। 16-17 वर्ष की कच्ची उम्र में जिज्जी से कोई अक्षम्य अपराध हो गया था। पापा हाई स्कूल के विद्यार्थी थे उन दिनों। बहन के अपराध की गंभीरता को समझने की उम्र भी नहीं थी, फिर भी रोष में सुलग उठे थे वे। उसी आवेश में माँ की बताई हुई दवा शहर से तुरंत ही ले आए थे। बहुत तेज दवा थी। बुआ 3 दिन मछली की तरह छटपटाती रही थी। वे दादी के साथ निर्विकार भाव से उन्हें मौत में के मुंह में जाते हुए देखते रहे। बदनामी के भय से डॉक्टर तक को नहीं बुलाया। अपनी उन्हीं अपराधीन बहन को अग्नि देते समय उनका किशोर मन कांप कांप गया। सारे आरोप प्रत्यारोप तो मृत्यु के साथ ही बिला गए थे। बच रहा था एक भयानक एहसास, एक अपराध बोध की जीजी अपनी मौत नहीं मरी, उनकी हत्या की गई है और उस हत्याकांड में उनका भी बराबर का हिस्सा है। बहन की यह कलंक गाथा पापा ने माँ को भी कभी नहीं सुनाई। मुझसे ही कैसे कह गए आश्चर्य होता है। उन दिनों मैं अपना एक पैर तुड़वा कर बिस्तर में कैद हो गई थी। माँ ने 15-20 दिन की छुट्टी ले ली थी। फिर कभी माहरी के, कभी पड़ोस वाली आंटी के भरोसे मुझे छोड़कर काम पर जाने लगी थी। ज्यादा छुट्टी लेना संभव भी नहीं था। खिड़की के पास लगे बिस्तर पर बैठकर मैं हसरत से सड़क का नजारा देखा करती, कैलेंडर को देखकर प्लास्टर खुलने का दिन गिनती रहती। तब पापा अवतीर्ण हुए थे, दोस्त बनकर, मित्र बनकर। अपने साथ वे ढेर की ढेर पत्रिकाएं ले आते। उनमें फिल्में भी होती, बच्चों वाली भी। कहते इससे मन हल्का रहता है। पढ़ पढ़ कर बोर हो जाती मैं, तो वे मेरे पास बैठकर रमी, लूडो या सांप सीढ़ी भी खेलते। शतरंज मैंने उन्हीं दिनों सीखा। खेलते खेलते हम लोग उब जाते तो वे कॉफी या बॉर्नवीटा बना लाते। फिर हम दोनों आमने सामने बैठकर सिर्फ बातें करते। पापा तब अपने बचपन की बातें करते, बचपन जिसे उन्होंने मखमली डिब्बियों में बंद करके मन के तह खाने में डाल दिया था। ऐसे ही भावुक क्षणों में उन्होंने बुआ जी की यह कहानी मुझे सुनाई थी और कहा था, जानती हो बेटे, इसलिए तुम लोगों को पल भर भी अकेले छोड़ने का मन नहीं होता। दुनिया में सभी लोग सज्जन नहीं हैं और तुम लोग अभी कितनी नासमझ हो, पर तुम्हारी माँ को सब समझाना कितना कठिन है। पापा तो यह कहकर चुप हो गए थे, पर मैं उनका मतलब समझ गई। उन दिनों माँ ने जैसे हमें सब विषयों में पारंगत करने की कसम खा ली थी। सितार, कथक, स्विमिंग, बैडमिंटन, कोई विषय नहीं छूटा था। क्लास में भी रिजल्ट अच्छा रखना पड़ता था।
अंग्रेजी और गणित के लिए बराबर ट्यूशन लगी हुई थी। इतना सब करते करते हम लोग हाँफ जाते। तो कहती, हमें शौक था तो हमें मौका नहीं मिला, दूसरों को देखकर तरस कर रह जाते थे। तुम लोगों को सुविधा मिल रही है तो नखरे आ रहे हैं। 7-8 भाई बहनों का लंबा चौड़ा परिवार था उनका। उस मध्य वर्गीय परिवेश में संभव ही नहीं था कि सारी इच्छाएं, सारे शौक पूरे होते। समय से शादी हो गई, यही बहुत था। बचपन की सारी अतृप्त इच्छाएं माँ के मन में एक चिरंतन आक्रोश भर गई थी। अपने वर्तमान से वे कभी खुश नहीं रही। सुनहरे भविष्य के लिए उनका असीम आग्रह पारिवारिक जीवन को नरक बनाने पर तुला हुआ था। उन दिनों पापा मेरी बीमारी के कारण दिन दिन भर घर में बैठे रहते। इसी बात को लेकर अक्सर दोनों में झड़प हो जाती। एक दिन तो हद हो गई। दफ्तर से लौटते ही माँ सीधे मेरे कमरे में चली आई। मुझसे हाल चाल भी ना पूछा, एकदम तीखे स्वर में पापा पर बरस पड़ी। इसका बहाना लेकर आप कब तक घर में बैठे रहेंगे? मैं यहाँ वहां से क्लाइंट जुटाकर भेजती हूँ तो आपके दफ्तर में ताला पड़ा मिलता है। लापरवाही की भी हद होती है। क्रम से 4 घंटे तो वहां बैठा कीजिए। बेकार में हर महीने इतना किराया जा रहा है। पापा ने उस समय तो कोई उत्तर नहीं दिया। अच्छा ही हुआ, मेरी 2 सहेलियां तबीयत देखने आई हुई थी। उनके सामने तमाशा नहीं हुआ, पर दूसरे ही दिन उन्होंने ऑफिस हमेशा के लिए छोड़ दिया। सारा सामान घर ले आए। बरामदे में एक पार्टीशन लगवाकर बोर्ड टांग दिया। माँ सिर पटक कर रह गई। सच ही था, उतने किराए में उतनी मौके की जगह दोबारा मिलना असंभव था। पर पापा टस से मस नहीं हुए। माँ के लिए मुनमुनाते रहने का जैसे एक अस्थायी कारण जुट गया। रोज की चकचक से हम लोगों में तो इतनी दहशत भर गई कि संगी साथियों को घर पर बुलाना ही छोड़ दिया। भाई उस साल पहली बार फेल हुए। संगीत की स्वर लहरियां मुझे हौले से आकर जगा गई। कहीं से सुप्रभातम आ रहा था। रजाई से सिर निकालकर देखा, बाहर काफी अंधेरा था। प्रभात अभी कोसों दूर था। अपनी उनिंदा आंखों को थोड़ा और कष्ट दिया। तब देखा दीदी अपने 2-in-1 को हृदय से लगाए निष्पंद पड़ी है। ध्यान से सुनने पर गीत भी समझ में आ गया। विनय पत्रिका की शिव स्तुति थी। कर्नाटक शैली में गाई जा रही थी। कर्पूरम गौरम शिवम। संगीत मुझे भी अच्छा लगता है, पर समय समय से यह थोड़े है कि आधी रात से उठकर शुरू हो गए। मैंने हाथ बढ़ाकर टेप बंद कर दिया तो दीदी की तंद्रा टूटी। दुष्ट, उन्होंने हाथ में चिकोटी भरते हुए कहा। सोने दो यार, क्या आधी रात से रागमाला लेकर बैठ गई? मैंने कहा। आधी रात नहीं है, 4 बज रहे हैं। जरा ध्यान से सुन तो, खास तुझे सुनवाने के लिए टेप पर लाई हूं। मजबूरन सुनना ही पड़ा। नया सेट किया है? हाँ। फिर किसी प्रोग्राम का चक्कर तो नहीं है? कार्तिक जी मना कर गए हैं। प्रोग्राम के लिए मना किया है। सीखने पर कोई बंदिश तो नहीं है ना? लेकिन व्यर्थ में करने से लाभ क्या है दीदी? नित्य 4 दीवारी में रखने की विद्या तो नहीं है। 4 दीवारी में बंद रहने की अभी कसम तो नहीं ली है मैंने। दीदी ने तैस में कहा और फिर एकदम भावुक होकर बोली, उसके सीखने में भी एक आनंद है शिखी। इतना ग्रेस है इस नृत्य में। सच, रेनू दीदी को नाचते हुए देखती हूँ तो अपना इतने सालों का सीखा कथक व्यर्थ लगने लगता है। दीदी एक निश्वास लेकर कैसेट से खिलवाड़ करती रही और फिर वही गीत बज उठा जो अभी रजत जयंती समारोह में बहुत सराहा गया था। श्याम हो हमारी, राम राम कहियो। दीदी की भावाभिव्यक्तियां उस समय देखते ही बनती थी। थोड़ा सा दक्षिण भारतीय पुट लिए पद्म नाम का मखमली स्वर और भैरवी भाव प्रवण स्वरावली। सच, आंसू निकल आए थे मेरे तो। दीदी की मुंदी पलकों पर इस समय भी कुछ बूंदे चमक रही थी। शायद वे लौट गई थी अपनी
विरहिणी राधा की भूमिका में। गीत समाप्त होने के बाद भी उनकी तंद्रा टूटी नहीं। मैंने ही बटन ऑफ किया। ही इज इन एंजल, रियली। उन्होंने जैसे अपने आप से कहा। कौन? यही पद्मनाभ। कभी कभी मुझे लगता है सीखी कि कोई शापग्रस्त गंधर्व ही मेरे लिए इस पृथ्वी पर आ गया है। वह भी शायद यही सोचता हो। क्या यही कि कोई शापग्रस्त अप्सरा उसके सुरों पर थिरकने के लिए धरती पर उतर आई है। सच, तू भी यह सोचती है? उस दिन पद्मनाभ भी यही बात कह रहा था। दीदी, कहीं तुम इमोशनली इन्वॉल्व तो नहीं हो? पता नहीं शिखा, पर मैं इतना जानती हूं कि यह व्यक्ति मेरे हर कदम पर फूल की तरह बिछ जाना चाहता है। और एक तुम्हारे कार्तिक है। तुम्हें नहीं लगता शिखा कि माँ अपनी झूठी प्रतिष्ठा के लिए मेरी बलि दे रही है? माँ की बात छोड़ो दीदी, तुम अपने मन का तो पता करो। तुमसे बिना पूछे तो कुछ हुआ नहीं है। यही तो, कभी कभी अपना ही मन पहेली बन जाता है। सगाई से पहले मैं जानती ही नहीं थी कि मेरे जीवन का केंद्र बिंदु क्या है। धक से रह गई मैं। यह क्या कह रही है दीदी? कहीं माँ ने सुन लिया और मेरी आंखों के सामने माँ का उस दिन का तांडव घूम आया। दीदी को चाहे अपने मन की बात बहुत बाद में पता चली हो, पर लगता है माँ ने उनका मन बहुत पहले पढ़ लिया था। तभी तो वे इतनी व्यग्र हो उठी थी। नहीं तो हम लोगों के कहीं आने जाने को लेकर उन्होंने कभी टीका टिप्पणी नहीं की। उनका अपना बचपन बहुत ही बंदिशों में बीता था। अपने उसी कुंठाग्रस्त बचपन का प्रतिशोध मानो इस तरह लेती थी वे। पर दीदी की सगाई के समय उनके मन में छुपी बैठी परंपरावादी माँ बाहर आ गई थी। अब तो वे अक्सर दीदी को डांट देती हैं या बुजुर्गों की सी अदा में समझाने लगती हैं। दोनों ही बातें विचित्र सी लगती हैं। एक बात कहूँ दीदी? कहो। पद्मनाभ इज नो मैच फॉर कार्तिक। इन दोनों की कोई तुलना नहीं है। तुलना कर भी कौन रहा है? यह तो अपनी अपनी पसंद है। फिर भी एक बात कहूंगी, पद्मनाभ पति के रूप में तुम्हें कभी खुश नहीं रख पाएगा। क्यों? वह बहुत अमीर नहीं है इसलिए? नहीं, यह प्रश्न यहाँ गौण है। तुम्हारे स्नेह दान से, तुम्हारे रूप की गरिमा से वह इतना अभिभूत हो जाएगा कि कभी तुम पर अपना अधिकार नहीं जमा पाएगा। बहुत प्यारा लड़का है पद्मनाभ, पर देखना, उसके इस बिना शर्त समर्पण तुम बहुत जल्दी उब जाओगी, खींच उठोगी। लगता है काफी रिसर्च कर रखी है इस विषय पर। रिसर्च करने जैसा क्या है इसमें? अपने आसपास आंखें खोलकर देख लो, समझ जाओगी। अच्छा तो शिखा जी, लगे हाथ यह भी बता दीजिए कि आदर्श पति की परिभाषा क्या है? दीदी ने चिकोटी ली तो मैं रट्टू तोते की तरह शुरू हो गई। आदर्श पति वह है जो अपनी पत्नी से हाथ भर ऊंचा हो और उसे सदा अपनी नाक के नीचे रखे। प्यार में हो या तकरार में, उसका पलड़ा सदा भारी रहे। अपने समर्थ कंधों पर वह पत्नी की सुरक्षा का, सुख सुविधा का, भरण पोषण का भार उठा सके। जो बस बस बस, समझ गई। तुम्हारा यह आदर्श पति ठीक कार्तिक का हम शक्ल है और तुम दोनों एकदम 16वीं सदी से चले आ रहे हो। तुम दोनों? दीदी ने अनजाने ही कह दिया था, पर मन में जैसे जल तरंग बज उठा। कल्पना में अपने को कार्तिक की बगल में खड़ा करके देखा और दूसरे ही क्षण सारा संगीत थम गया। दीपावलियां बुझ गई। दीदी के सामने अपनी ढेरों विसंगतियां याद आने लगी और हल्का सा मोच खाता अपना दाहिना पांव भी। लोग यूं ही कहते हैं कि पितृमुखी कन्या भाग्यवान होती है। क्या इसी को भाग्य कहते हैं कि आदमी सपने देखते हुए भी सहम जाए? कॉलेज से लौटी तो देखा घर में खूब हंगामा मचा हुआ था। माँ दफ्तर से असमय लौट आई थी और भाई और दीदी के साथ जमकर बहस हो रही थी। सभी चीख चीख कर अपना पक्ष प्रस्तुत कर रहे थे। कुछ देर तक शांति से सुनती रही, तब जाकर
उस हड़बोड़ का सिर पैर समझ में आया। दीदी के मौसेरे जेठ मॉस्को से आए हुए थे। उनके साथ उनकी रूसी पत्नी भी थी। दोनों दीदी को देखने को उत्सुक थे। शाम को सब लोग आ रहे थे। दीदी गुस्से में बरबरा रही थी। मेरा अच्छा खासा तमाशा बना रखा है इन लोगों ने। हर तीसरे दिन कोई ना कोई चला आता है। खानदान ना हुआ, मुगलिया सल्तनत हो गई है। तुझे करना क्या होता है? माँ बोली। तैयार होकर सामने बैठना भर होता है। जरा मेरी सोच, 4 चीजें लानी होती है तो बाजार मुझे ही जाना है। घर ठीक करूंगी तो मैं ही। तेरे पापा ढंग के कपड़े पहनकर बाहर बैठ जाए तो गनीमत है। औरों का तो सवाल ही नहीं उठता। प्लीज मम्मी। भाई एकदम गरजे। बेकार में झूठ न बोलिए। जब भी मौका पड़ा है मैं कूलियों की तरह सामान ढोता फिरा हूं। आज भी जो कहेंगी ला दूंगा। पर मैं पूछता हूं, हर बार इतना शाही सरंजाम क्या जरूरी है? तेरी जेब से नहीं जा रहा है ना कुछ? मेरी जेब इस लायक कभी नहीं बनेगी, मुझे मालूम है। फिर भी पूछने का हक तो है। बहुत ऊंची उड़ान भरी है माँ आपने। निभाते निभाते दम निकल जाएगा। तो मनसा क्या है तेरी? उसे भी किसी भट्टी में फेंक दूं? जिंदगी भर जलती रहेगी मेरी तरह? माँ, कुछ करना है तो बता दो जल्दी से। ये बातें बाद में भी होती रहेगी, मैंने तीखे स्वर में कहा। तब जाकर वह महाभारत थमा। फिर वही हाय तौबा शुरू हो गई। सोफे के कवर बदले जा रहे हैं, दीवान की जगह बदली जा रही है, नए नए पर्दे लग रहे हैं, क्रॉकरी चमकाई जा रही है, नाश्ते का सामान बनाया जा रहा है, और भाई बेचारे बाजार के चक्कर लगाकर बेहाल हुए जा रहे हैं। माँ को पल पल में कुछ न कुछ याद आ रहा है। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेष कहानी अगले भाग में सुनेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।